आप सभी का सहयोग समाचार के एक और नए दिन में मैं स्वागत करता हूं। आज जो न्यूज़ न्यूज़ ना कह के हम पूरा साल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो कुछ नए तरीके से करने वाले हैं। इस साल को हम एक किताब मानकर और इस साल के 12 महीने को 12 अलग अलग चैप्टर मानकर आइए हम दोनों मिलकर साथ में इस साल के पन्ने को पलटें। हम आज ऐसे आज की तारीख मतलब आज के दिन खड़े हैं जहाँ से पीछे दिखने पे हमें पूरा साल दिखता है, और जब हम आगे देखें तो आने वाला नया साल दिखता है। तारीख 31 दिसंबर 2025। बस कुछ ही घंटों के बाद 2025 ख़त्म हो जाएगा, और 2025 की जितनी सारी न्यूज़ेस, जितनी सारे स्टोरीज़, मेमोरीज हुई, वो एक तरीके से कहा जाए तो हिस्ट्री बन जाएगी। एक ऐसा हिस्ट्री जिसने हमें और आपको बहुत बदल दिया, जिसने हमें और आपको नई नई सीख दी, नए नए लोगों से मिलाया, नई नई बातों को बताया, नए विचारों से मिलवाया। तो आप और हम मिलके क्यों ना एक रिकैप कर लिया जाए एक नए तरीके से, सहयोग समाचार के अंदाज में। दिस इज द अल्टीमेट रिकैप ऑफ 2025। कहा जाता है कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है, लेकिन 2025 के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 2025 में इतने उतार चढ़ाव हुए हमारे देश के संदर्भ में, एक आम नागरिक के संदर्भ में, कि इतना तो हम कह ही सकते हैं कि ये जल्दी नहीं चला गया, आराम से गया, बहुत कुछ बता के गया, बहुत कुछ ले के गया, बहुत कुछ दे के गया। तो हम बात करें कि शुरुआत में कि फ्रॉम द रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाइट्स ऑफ महाकुंभ टू द टेंस एंड द साइलेंट नाइट्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, इस तरीके से हमारे देश की न्यूज़ और हमारे देश की सिनेरियोज पूरे साल बदली। दिस ईयर टेस्टेड आवर पेशेंस एंड आवर प्राइड। हमारे देश और हम सभी भारतीयों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, बहुत ज़्यादा हमारे पेशेंस को इसने टेस्ट किया, और हमारे देश की जो प्राइड है उस पर भी काफ़ी सारे प्रहार हुए, तब भी हम डट के देशवासी और देश खड़े रहे। तो फिर इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, इस वीडियो के द्वारा 2025 को समझते हैं। 2025 एक किताब जिसका पहला चैप्टर जनवरी, जिसमें हम जनवरी के महीने में कहें तो पूरा महीना महाकुंभ के न्यूज़ से, महाकुंभ के बातों से एकदम भरा हुआ था। जहाँ देखिए वहाँ महाकुंभ की बातें चल रही है, और मेरा ऐसा सौभाग्य हुआ कि उसी महीने में महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में ही था। तो मैंने अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से इतने बड़े लेवल पे लोगों के अंदर श्रद्धा उमड़ती है, तो लोग कहीं कहीं से चल के आ जाते हैं। इतनी अच्छी सी स्टोरी आई है कि कहा गया कि बिहार के कुछ लोग नाव से चल के आ गए संगम में, साउथ के कुछ लोग रिक्शा रिक्शे से आ गए, टेम्पू से चल के आ गए। काफ़ी सारे ऐसे ऐसे लोग थे कि एकदम 7 समुंदर पार, यानी बहुत दूर दूर दराज देश हैं, वहाँ से ना जाने कितने फ्लाइट चेंज करके, ना जाने कितने घंटे ट्रैवल करके उन्होंने सिर्फ महाकुंभ में अपने गंगा मैया की डुबकी लगाने के लिए आए। लोग के अंदर इतने बड़े लेवल पे विश्वास दिखा, और एक बात दिखा कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता बाकी सभ्यताओं से इसलिए अलग है क्योंकि वो आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि आज भी उसमें वो बात बची है जो बाकी सभ्यताओं में नहीं। भारत की जो संस्कृति है वो महाकुंभ के टाइम में बहुत अच्छे से दिखी, किस तरीके से धार्मिक और जो कि एथिस्ट जिन्हें कहा जाता है, जो भगवान में विश्वास नहीं भी करते, लेकिन वो लोग भी महाकुंभ में गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। क्यों? क्योंकि गंगा मैया की एक अलग खासियत है। जब
जिन लोगों से पूछा गया कि आपको डुबकी लगाने के बाद किस तरह की फीलिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि एक अलग सी सेंसेशन होती है आप जब डुबकी लगाने से पहले जो आपका माइंडसेट रहता है, और एक जो आपके डुबकी लगाने के बाद जब आपको एकदम हल्का सा फील होता है। 10 डिग्री टेम्परेचर में लोग के अंदर इतनी ज़्यादा इंथुजियाज्म था, 8 डिग्री टेम्परेचर में, कि उन्होंने सुबह के समय में ठंडे पानी में डुबकी लगाई। और पानी का टेम्परेचर तो और कम होगा, लेकिन उनके अंदर इतनी जिज्ञासा, इतनी ज़्यादा धर्म के प्रति आस्था थी कि उन्होंने ये कार्य किया। और उनको, बहुत सारे लोगों को तो कहा गया कि उनकी काफ़ी सारी बीमारी ठीक हो गई। तो इस तरीके से हमने जनवरी को विदा किया और हम अपने दूसरे चैप्टर की ओर बढ़े, जिस चैप्टर में हमने देखा दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी है, उसमें दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हुए, जहां बहुत बड़े मार्जिन से करीब 27 साल के बाद बीजेपी पावर में आई, जो कि नए प्रोमिसेस, नई चैलेंजेस और नए पावर के साथ आई। क्यों? क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली की पॉलिटिक्स में बहुत पॉपुलर थी, बहुत अच्छे से उनकी पकड़ थी, लेकिन बीजेपी के बड़े लेवल पे कैंपेन और आपके काफ़ी सारे प्रोमिसेस को पूरा ना करना, एक उनकी फेल्यूर, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया भाजपा के जीत में। जिसके बाद भाजपा ने इतना बड़े मार्जिन पे जीता और काफ़ी सारे ऐसे प्रोमिसेस किए, जो प्रोमिसेस ऑलरेडी कह सकते हैं कि एक लेगेसी थी, कि दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी, दिल्ली में जो पीने का पानी है उसको साफ कर दिया जाएगा। तो वहाँ के लोगों के द्वारा एक विश्वास किया गया कि जो हमारी पिछली सरकार थी उसने, वो तो ये करने योग्य नहीं थी, लेकिन जो नई सरकार है क्या पता वो ही इसे कर ले जाए और हमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो मिल पाए। एक साफ पानी जो एक बेसिक नीड है, साफ हवा जो बहुत न्यूनतम बेसिक नीड है जीने के लिए चाहिए एक मनुष्य को, पेड़ पौधे जानवरों को। तो उनके द्वारा विश्वास करके उन्हें पार्टी को पावर लाया गया। लेकिन हम बात करें पूरे साल की, तो दिल्ली काफ़ी सारे प्रॉब्लम से गुजरा। नए सरकार आने के बावजूद दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में रिकॉर्ड हाई AQI देखने को मिला। मतलब कह नहीं सकती, इतना खराब हवा की स्थिति थी कि लोग तो ठीक, जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसको तक खतरा होने का चांस था। काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने कहा कि जो भी प्रेग्नेंट औरत हैं या जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, NCR में रह रहे हैं, उनको दिल्ली NCR 6 महीने 7 महीने के लिए छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, इतनी स्थिति खराब है। बात करें यमुना की पानी की, तो वो भी बहुत खराब है। तो फरवरी तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि एक नई शुरुआत हुई दिल्ली में, लेकिन वो शुरुआत इस साल के अंत तक कुछ खास अलग रिजल्ट नहीं लाई। लेकिन हमें देखना होगा, एक नई आशा के साथ हम नए साल में चाहेंगे कि हमारी राजधानी और हमारे बड़े बड़े शहर वापस से उतने ही सुंदर, उतने ही साफ दिखे जैसे वो पहले दिखते थे। हम इसके साथ अपने तीसरे चैप्टर की ओर बढ़े, कि उस चैप्टर का नाम मार्च महीना। मार्च महीने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, नहीं कहें, बहुत छोटे टॉपिक पे डिबेट स्टार्ट हुआ, औरंगजेब के टोम पे, जिसे हम औरंगजेब का मजार भी कहते हैं, या औरंगजेब का, जहां औरंगजेब को दफन किया गया था। लोगों के द्वारा, वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, लोकल पॉलिटिशियन के द्वारा कहा गया कि जो ये स्थान है ये संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की लेगेसी को दिखाता है, और इस स्थान पे हम औरंगजेब के नाम पे उस जिले का औरंगाबाद रखना और उसका कब्र होना अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। इस स्टेटमेंट और काफ़ी सारे अलग अलग जो वायलेंट स्टेटमेंट के कारण वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं, वहाँ के जो लोकल रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई और राइट्स तक बात पहुंची और काफ़ी लोगों की जान माल का भी नुकसान और काफ़ी लोग घायल हुए। तो ये हमें दिखाता है कि आज भी मिडिवल इंडिया के टाइम की, पोस्ट मिडिवल इंडिया के फिगर औरंगजेब इतना रिलेवेंट रखते हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लोग उनके लिए मरने मारने तक को तैयार हैं और लड़ जा रहे हैं आपस में।
तो मतलब अभी इतनी सारी इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र प्रॉब्लम से गुजर रही है। फार्मर सुसाइड बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, महाराष्ट्र को सुसाइड कैपिटल कहा जा रहा है, तब भी इसके बावजूद हम इन टॉपिक पे क्यों बहस कर रहे हैं? क्या वाकई में रिलेवेंट है? क्या ये मेरा कहना गलत है कि ये टॉपिक रिलेवेंट नहीं है? इन ये सब चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या इस तरीके की चीज़ों पे बात करना, बहस करना, लड़ना झगड़ना हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक विजन सेट करता है, एक प्रॉब्लम सेट करता है या नहीं। हम चलते हैं अपने चौथे चैप्टर की ओर, जो है अप्रैल। अप्रैल का महीना काफ़ी हमारे देश के लिए खराब रहा, क्योंकि पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, जिस अटैक में हमारे भारत, ना कि भारत के बल्कि भारत के बाहर नेपाल के एक सिटीजन की भी मृत्यु हो गई। सीधा सीधा उन पे गोलियों की बौछार हुई और उनसे उनके धर्म को पूछ के, उनसे उनके प्रेफरेंस, रिलीजियस प्रेफरेंस को पूछ के उनको मारा गया। और ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ट्रैजिक था। काफ़ी बड़े लेवल पे हर एक देश के द्वारा, हर एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कंडेम किया गया, इसके खिलाफ बोला गया। हमारे देश ने, हमारे देश के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे यूट्यूबर्स, हमारे देश के कॉमन सिटीजन्स अपने घर से बाहर निकल के पहलगाम के टेररिज्म को बहुत बड़े लेवल पे कंडेम किया, और उनके द्वारा जवाब मांगा गया कि इस देश में सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, डिफेंस फोर्सेस क्या कर रहे हैं, और हमारी सरकार इसके खिलाफ क्या करने वाली है आने वाले समय में। तो पूरा अप्रैल पहलगाम ट्रेजिडी में ही हम बहुत दुख रहे हैं। हमारे पूरे देश में काफ़ी सारे ऐसे, हमारे पीएम की फॉरेन विजिट थी जिस पे उन्होंने रोक लगा रही है, और फॉरेन में थे वो, जिससे वो तुरंत वापस आए हमारे देश में इस ट्रेजिडी के बाद। तो पूरे देश में बहुत गमगीन माहौल था, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट डर का माहौल था कि क्या आज भी कश्मीर उसी दौर से गुजर रहा है जो कश्मीर आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले था, कि क्या वो सुधर चुका है या नहीं। लोगों के अंदर एक डर की भावना हो गई कि कश्मीर में घूमने जाना चाहिए या नहीं। तो इन सब क्वेश्चन, इन सब प्रॉब्लम, इन सब डेंजर के साथ हमने अप्रैल को विदा दिया और हम मई की ओर बढ़े। मई के महीने में हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर, जो कि बहुत बड़ा आंसर था हमारे डिफेंस फोर्सेस का और हमारे गवर्नमेंट का अगेंस्ट द टेरर अटैक इन पहलगाम। तो और इस महीने में नक्सलवादी जो सबसे बड़े लीडर थे, वसव राजू, उनको भी हमारे डिफेंस फोर्सेज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा इनकाउंटर में मारा गया। और भी ऐसे 27 नक्सलवादी लोग, उनको भी मारा गया। काफ़ी सारे इसमें अपोजिशन के द्वारा चीज़ें बताई गई कि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मतलब हम न्यायपूर्वक इनको नहीं मारा गया, इनको एक ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। लेकिन जो इसके साथ वाले लोग थे जो कह रहे थे, क्योंकि इस तरीके के लोगों को हम अगर मौका देंगे और हम अपना सिस्टम का और चीज़ें खर्च करेंगे तो कोई ये मतलब नहीं रखता। ऑलरेडी वसव राजू पे ना जाने कितने अलग अलग क्राइम, कितने अलग ज़्यादा डिफेंस फोर्सेस को मारने का और बहुत सारे ऐसे प्लान्स, जिसके कारण हमारे डिफेंस फोर्सेस, सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई। उस शहादत के पीछे सीधा सीधा डायरेक्ट लिंक था वसव राजू का। तो इतने चीज़ बावजूद होने के बजाय, और ऑपरेशन सिंदूर भी हमारा उसी टाइम हुआ जिसमें हमने पाकिस्तान के काफ़ी सारे जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स थे, जो जहाँ पे से टेररिज्म उनके देश में एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा था, उस पर हमने क्रैक डाउन किया, वहाँ उनको नेस्तो नाबूद किया, उसको ख़त्म किया, और पूरे वर्ल्ड को ये बताया कि आज भी पाकिस्तान में टेररिज्म जिंदा है और वहाँ से वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आज भी काम कर रहे हैं। इसके साथ हमने मई को इन सारी बातों से, ऑपरेशन सिंदूर के लोगों के सेटिस्फैक्शन के बाद, वसव राजू के इतने डेथ के विक्ट्री के बाद, हमारे डिफेंस फोर्सेस के, हमने मई को विदा दिया। फिर हम बढ़े अपने छठवें चैप्टर जून की ओर। जून
आपको पता होगा कि इस टाइम तक हमारे देश में गर्मी अपने प्राइम पे रहती है, टेम्परेचर ऑन हाई रिकॉर्ड रहता है। इसके कारण काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ निकल के आए जिसमें पता चला कि हर देश के अलग अलग कोने में एसी फटने के न्यूज़ आ रहे हैं। देश के अलग अलग कोने में लोग लोग के पास बिजली, मतलब अलग अलग सिटीज़ में बिजली फेलवर आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ गई है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो कि बचपन से मैंने अपने क्लास 4 5 या कहूँ 2 1 से पढ़ते आ रहा हूँ, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि उस प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंस दिखने लगे हैं। उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। हमारे अनकंट्रोलेबल कार्बन उत्सर्जन और अलग अलग जो गैसेस हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ट्रैप हो रहे हैं, उसके कारण बड़े लेवल पे टेम्परेचर राइज हो रहा है बहुत जल्दी। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और गर्मी, उस तरीके की गर्मी से दर्दनाक गर्मी, असहनशील गर्मी की ओर जा रही है। उसके कारण जून महीने में बहुत बड़े लेवल पे रिकॉर्ड हीट वेव्स हुई, एसीज फटे, काफ़ी सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनका पता चला कि हमें इतनी ज़्यादा लिमिटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारे पास हमारे देश के लोगों के लिए गर्मी में उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी एनर्जी ही नहीं है जिससे हम उनको गर्मी और लू से बचा पाएं। तो गर्मी खत्म होते होते हमने जुलाई की ओर आगे बढ़े। जुलाई चैप्टर 7 में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया के पीएम के फॉरेन विजिट हुआ, जो कि यूके में। यूके हमारे देश के लिए एक बहुत इतिहास हमारा ऑलरेडी उसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत खराब इतिहास कहें तो उनके द्वारा हमें कॉलोनाइज किया गया, हम सब जानते हैं। लेकिन अब यूके की स्थिति ऐसी आ गई कि यूके इंडिया से ट्रेड करना चाहता है और इस लेवल पे ट्रेड करना चाहता है कि इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के द्वारा जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी जब यूके का सामान हमारे पास आता था, वो नहीं लगाया जाएगा। और जब हम अपना सामान यूके को बेचते हैं या भेजते हैं तो उस पे जो उनके द्वारा इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है, वो नहीं लगाया जाएगा। तो चैप्टर 7 में हम देख पा रहे हैं ये कि किस तरीके से हमारे देश ने इतना प्रोग्रेस किया, इतना डेवलपमेंट किया कि जो देश हम पे एक समय में राज कर रही थी, हम पे एक समय में कॉलोनाइज की हुई थी, वो हमसे सीधे आके ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है। उससे हम दोनों का फायदा है। क्यों? क्योंकि हमारी इस मार्केट जो अनसर्टेन मार्केट है, हमारी अनसर्टेनिटी वाली मार्केट है, अभी पूरी ग्लोबल इकॉनमी अभी बहुत ख़राब टाइम से गुजर रही है। क्योंकि मिडिल ईस्ट को ले लें, आप साउथ एशिया को ले लें, आप हमारा यूरोप को ले लें, वॉर से गुजर रहा है और बड़े लेवल पे। तो इन वॉर के समय में इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना यूके से एक बहुत बड़ा विन सिचुएशन है हमारी देश की इकॉनमी के लिए। तो चैप्टर 7 हमें ये बताता है कि हमारे लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि अलग अलग और भी देशों से साइन करने का आने वाले सालों में, ऐसा हमारे देश के हमारे सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, और पूरे साल में और भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम बात करते हैं अपने 8वें चैप्टर अगस्त की। अगस्त वो महीना जिस महीने में हम आज़ाद हुए थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन आया, एक बहुत बड़ा चेंज आया, जो कि था जीएसटी 2.0 और टोल फ्री हाईवेज। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ जीएसटी में बड़ा बदलाव। जीएसटी जो हमारी स्लैब्स थी उसको हटाया गया, नए स्लैब्स में जो स्लैब है नई, उसमें प्रोडक्ट्स को डाला गया। मतलब जो प्रोडक्ट पहले 18% जीएसटी स्लैब में था, वो 15% जीएसटी स्लैब में है। इस तरीके से हमने अपने जीएसटी में बदलाव लाया, अपने मिनिमम जो हमारे जनता है उनके लिए प्रोडक्ट्स को सस्ता बनाया, उनके लिए प्रोडक्ट्स को कह सकते हैं कि उनके तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि हमारे देश में इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा था, इसके कारण लोग उतने एक्सेसिबल ही नहीं हो पा रहे थे उस प्रोडक्ट से जो उनकी नीड है, जो उनको खरीदने की इच्छा थी।
तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ। दूसरा हुआ कि कांग्रेस के द्वारा बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया। कांग्रेस, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से गुजर रही है, जिसका नाम वोट चोरी है। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कंसर्निंग ये चीज़ रहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे सवाल उठ गया, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ गया, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे सवाल उठा। और उसके कारण जो ट्रस्ट हमने काफ़ी समय से बनाया था अपने हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो ट्रस्ट अब धीरे धीरे मतलब कहें तो लोगों के बीच में ख़त्म हो गया, लोगों के बीच में ख़त्म हो गया। तो मतलब उसके कारण इलेक्शन कमीशन की जब बात आई तो राहुल गांधी ने इतने अलग अलग डाटा लाए, इतने बहुत सारे डाटाज आए। उस डाटा से हमें ये पता चला कि भारत में ऐसे कई सारे वोटर्स हैं जिनका कोई लीगल एड्रेस नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नाम नहीं है, कोई उनके फादर का रजिस्टर्ड नाम नहीं है, और वो उस लोकेलिटी में रहते भी नहीं हैं जहाँ पे उनका वोटर आई कार्ड बना हुआ है। एक लोग तो ऐसे थे जिनका वोटर आई कार्ड साउथ में है, नॉर्थ में है, तीन तीन वोटर आई कार्ड लिए हुए एक नाम के लोग मिले। तो इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव से हमारा अगस्त का महीना बीता। अब हम आए सितंबर। सितंबर वो महीना जो काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों के जन्मदिन है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री, उनका महीना है, जिस महीने में उनका जन्म हुआ था। हमने इस महीने में सबसे बड़ा न्यूज़ जो था वो था सोनम वांगचुक का अरेस्ट। भारत में, ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में, सोनम वांगचुक एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने क्लाइमेट एक्टिविज्म को एक नया लेवल पे ले गए, जिन्होंने इनोवेशंस के हेल्प से, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्लाइमेट से लड़ने के लिए हमें बताया, हमें सिखाया कि किस तरीके से हम मशीन का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एआई का यूज़ करके क्लाइमेट से लड़ सकते हैं, और हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लद्दाख को 6 शेड्यूल की मांग के दौरान उनके द्वारा, ऐसी सरकार के द्वारा कहा गया कि उनकी कुछ स्टेटमेंट्स के कारण उनको जेल में डाल दिया गया, यूएपीए के अंदर। ऐसा कई सारे मीडिया आउटलेट और लोग कह रहे हैं कि उन्हें एंटी एंटी नेशन का टैग दिया गया, मतलब कि जो कि अपने देश के खिलाफ है। मतलब सरकार के द्वारा तो ये लीगली नहीं कहा गया, कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे मीडिया आउटलेट हैं, लोग हैं, जिन्होंने कहा कि सीधा सीधा इसका यही मतलब है कि सोनम वांगचुक को सरकार के द्वारा एंटी नेशन का टैग दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सोनम वांगचुक वही पर्सनैलिटी हैं जिन पे 3 इडियट की सबसे फेमस मूवी बनी है। आमिर खान जिनका रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम सोनम वांगचुक ही था। तो सॉरी, माफ़ करिएगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलतियां होंगी, क्योंकि उनका नाम का जो टाइटल है वो हार्ड है। तो सोनम वांगचुक जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनको आज भी जेल में है वो। हम अब नए साल की ओर बढ़ रहे हैं, कल हम सभी लोग भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व में हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, लेकिन वो कल भी जेल में रहेंगे। और उनकी तो वो तो जेल में गए ही, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आई वो उनकी एनजीओ की लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। जो एनजीओ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट सहारा बन रहा था, एक इम्पॉर्टेंट लोगों में नई चेंज लाने का काम कर रहा था, उसको रोक दिया गया। तो इस तरीके से इतने उतार चढ़ाव, हमने मोदी जी का दिवस मनाया, उसके बाद हमने सोनम वांगचुक का रेस देखा, इतने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आज भी वो जेल में है, और हम सितंबर के अंत तक पहुंचे। अब हम सितंबर के अंत से बोले तो अक्टूबर में इंटर किए। अक्टूबर में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ था वो काफ़ी दुखद था। हमने ऑलरेडी जनवरी में देख लिया कि हमारे देश में बड़े लेवल पे स्टैम्पीड हुई महाकुंभ के टाइम पे, और काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई। जो लोग धर्म यात्रा पे निकले थे वो उनकी आखिरी यात्रा बन गई। उसके बावजूद भी
अक्टूबर के महीने में विजय थालापति जो अपने एक नई पार्टी बन के उभरे हैं टीवी के, उनके द्वारा एक रैली, पॉलिटिकल रैली निकाली गई, जिसमें एक बहुत भयंकर स्टैम्पीड हुआ, जिसमें नोट डेथ 41 लोगों की हुई ऑन पेपर, और कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे ही स्टैम्पिड हुआ उसके तुरंत कुछ समय के बाद विजय थालापति ने उस रीजन में जहाँ पे स्टैम्पिड हुआ वहाँ से उन्होंने फ्लाइट लेके कहीं और चले गए। मतलब ना किसी तरीके का कंसोल, ना वहाँ पहुँच के लोगों के लिए देखना कि क्या उनको वो सही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही है, उनको वो हेल्थ जो चाहिए, मतलब इमरजेंसी किट मिल पा रहा है, उनको सही तरीके से देखा जा रहा है कि नहीं। ये सब करने के बाद ना करने के मतलब ये सब ना करके वो वहां से निकल गए। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये निकल के आता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्च किया तो जितनी रजिस्ट्रेशन जितनी ज़्यादा लोगों को बताई गई थी, जितनी ज़्यादा लोगों को नंबर बताए गए थे कि जितने नंबर में लोग आने वाले हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लोग आ गए। क्यों? क्योंकि विजय बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं। इनकी फेम बहुत मिलियंस में है, इनके फैन मिलियंस में हैं और पूरे अक्रॉस वर्ल्ड हैं। इंडिया में खास करके साउथ इंडिया कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ इनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो उनके देखने के लिए इतने लोग आ गए कि स्टैम्पिड हो गई। तो जो एक वर्शिप कल्चर है हमारे यहाँ सेलिब्रिटी का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा करता है कि जो सेलिब्रिटीज़ को हम वर्शिप कर रहे हैं वो वाकई में उस लायक हैं भी या नहीं। क्या जिनको हम इस तरीके से समझ पा रहे हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं कि वो एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके लाइफस्टाइल को हम फॉलो कर रहे हैं, उनके फैशन सेंस को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं हम उनसे मिलने। तो इन सब चीज़ों को करने, इन सब चीज़ों के होना, क्या ये रैशनल है, क्या ये रियल में हमारे लिए सही है? क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है वो स्टैम्पिड निकल के आ रहा है, और स्टैम्पिड के बाद आपके सेलिब्रिटी वहाँ से भाग जा रहे हैं, वहाँ से चले जा रहे हैं। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट, ये अपने आप में कंसर्निंग है कि लोग ध्यान से सोच समझ के अपने सेलिब्रिटी को चुने। सेलिब्रिटी वर्शिप तो कहीं से मैं प्रमोट करना ही नहीं चाहूँगा, कहीं से मैं ऐसा कहना ही नहीं चाहूँगा कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को प्रमोट करें, वर्शिप करें। सबसे बड़ी जो वर्शिप आपको करनी चाहिए वो आपके खुद को करनी चाहिए, तब आप किसी और को करें सेकंड प्रायोरिटी। तो इस तरीके से हमने अपने 10वें चैप्टर अक्टूबर को ख़त्म किया। हम बढ़े अपने 11 चैप्टर नवंबर, जहाँ आती है बात बिहार इलेक्शन। जब जब बिहार की बात आती है तो पूरा देश हमेशा उसको रिलेट करता है मीम से, हमेशा रिलेट करता है उसको ऐसे लीडर्स जो काफ़ी सारे ऐसे स्टेटमेंट कहते हैं जो अपने आप में एक जोक होता है, ऐसे लोग जो काफ़ी सिविक सेंस में पीछे हैं। तब मतलब पूरी सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी है हमारे लिए, बिहारियों के लिए, सोशल मीडिया में कहें, और बिहारी एक गाली भी है। तो इन सब कारणों के कारण बिहारी शब्द और बिहार इलेक्शन बहुत लाइमलाइट में था। पूरे साल इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी टॉप सर्च बिहार इलेक्शन में था, टॉप सर्चेज में बिहार इलेक्शन थी। लोग के अंदर इतना इंथुजियाज्म था कि कौन लोग पावर में आएंगे। तो पूरा नवंबर बिहार इलेक्शन के नाम चला गया। हमारा चैप्टर 11 बिहार इलेक्शन। तो हम इस पर थोड़ा बात कर लें। बिहार इलेक्शन में जीत हुई नीतीश कुमार की, यानी एनडीए की, और वो लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने बिहार के। अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो वो लोग जो उनके सपोर्टर थे वो कहें कि ये तो होना ही था, ये तो प्रिडिक्टेड था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्निंग चीज़ आई जो हमें आपको समझना चाहिए, वो था प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का बहुत बड़े तरीके से हारना। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी बन के उभरी जिसमें जो कैंडिडेट्स थे वो एजुकेटेड, वो अवेयर, कहा जा रहा था कि वो बिहार के ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे, जो जानते थे कि बिहार को क्या चाहिए, बिहार के क्या नीड है, बिहार के रियल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करना स्टार्ट किया था उन्होंने। उसके बावजूद भी किसी भी कैंडिडेट को कहीं से जीत नहीं मिली, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में।
और प्रशांत किशोर स्वयं भी काफ़ी दुख इलेक्शन के बाद काफ़ी उनको सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिला, क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि बिहार की जनता अवेयर है अपने इलेक्शंस को लेके, बिहार की जनता अवेयर है अपने वोटिंग राइट्स को लेके, लेकिन रिजल्ट्स कुछ और कही। और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन केसी सर नाम से हैं, कहा जा रहा था कि इनका तो जीतना पक्का है, क्योंकि वो अपने आप में मैथ जीनियस कहा जाता है, वर्ल्ड फेमस रिनॉन्ड मैथमेटिशियन है वो। उसके बावजूद भी वो जो उनका लॉस देखने को मिला वो बहुत बहुत खराब था। उनके सामने कहा जा रहा है कि जो नेता खड़ा था वो अपने आप में क्रिमिनल था, उन पे क्रिमिनल चार्जेस थी, जो उनके अगेंस्ट था वो तब भी जीत गया। और इसके साथ बिहार इलेक्शन के साथ हमने अपने 11 चैप्टर को ख़त्म करके अपने 12 चैप्टर, जो कि हमारे साल का, हमारे बुक का लास्ट चैप्टर है, दिसंबर। दिसंबर में सबसे इम्पोर्टेंट दो बवाल हुए एविएशन इंडस्ट्री में। एविएशन इंडस्ट्री में ऐसा बवाल हुआ कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े लेवल पे फ्लाइट कैंसिलेशन हुआ और इतने बड़े लेवल पे क्योस मच गया कि लोग, जहाँ जैसे काफ़ी सारे लोग शादी काफ़ी सारे तो ऐसे लोग थे जिनको शादी में जाना था, वो अपनी शादी वर्चुअल बनाए, इंगेजमेंट वर्चुअल बनाए। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको हेल्थ पर्पज से कहीं जा रहे थे, उनको वहीं मतलब मिल नहीं पाया उस तरीके की ट्रीटमेंट। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज, अलग अलग स्टोरी मिले, किन्हीं की बैग भूल गया, किन्हीं का बहुत इंपॉर्टेंट सामान छूट गया, कोई लोग कहीं छूट गए हैं, आधे लोग इधर बिछड़ गए। तो जो केओस हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, जो केओस हम बस स्टैंड पर देखते हैं, सेम केओस जो कि कभी नहीं देखा गया था, वो हमें एयरपोर्ट पे देखने को मिला। एयरपोर्ट एकदम सेम टू सेम रेलवे स्टेशन जैसा दिख रहा था। लोग अपने सामान को तकिया बना के सोए हुए हैं, कहीं कोई रो रहा है, कहीं अपना सामान चिल्ला रहा है कोई स्टाफ पे। और इसका सबसे बड़ा जो कारण निकला इसका, कहा जा रहा था कि किस कारण हुआ, उसके पीछे का जो कारण था वो मोनोपोली ऑफ वन कंपनी, इंडिगो। हाल ही में कुछ दिन पहले भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री उसमें बदलाव आया, फ्लाइट टाइमिंग में बदलाव आया। उस बदलाव के बाद इंडिगो अपने अनुसार काफ़ी सारी बदलाव चाहती थी, क्योंकि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है उनको प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर रोल प्ले करता है उनके, मतलब जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट, ये सक्सेस उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रॉफिट है। तो उस लेवल पे प्रॉफिट उनको नहीं मिल पा रहा था नई पॉलिसीज के कारण, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा कि हम अपने तरफ गवर्नमेंट का मतलब जो उनका कंसर्न है वो अपने तरफ किस तरीके करें। तो उन्होंने अपने फ्लाइट कैंसिल स्टार्ट कर दिए, और फ्लाइट भी कैंसिल कब किया, जब लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, क्योंकि अगर जो उनके घर पे फ्लाइट कैंसिलेशन होता तो उन्हें चार्जेस देने पड़ती। इस तरीके से इतना प्लान्ड वे में, इतने ऑर्गेनाइज वे में उनको किए जाने के बाद इतना प्रॉब्लम निकला, और एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बहुत बड़ा केओस मचा। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी काफ़ी बेइज्जती हुई कि किस तरीके से इंडिया में एक एकलौती कंपनी पूरी एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही है। और हम जब बात करते हैं फ़्लाइट की, तो हमारे देश में बहुत बड़े लेवल की जो पब्लिक है वो फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर पाती है, तब भी वो अपने औकात से ज़्यादा पैसे दे के इसलिए फ़्लाइट लेती है, क्योंकि